जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्षेत्रमिति का जो एक टॉपिक है वृत्त यानी सर्किल। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। वृत्त जो हमारा सर्किल होता है उसको पूरा अच्छे तरीके से इसमें क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एकदम बेसिक टाइप का समझ लीजिए, है ना। हर एक चीज़ बताएंगे जो कि आपको यहाँ पर प्रश्न करने के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न भी लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे एसएससी रेलवे हो, है ना, तो लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन करवाएंगे हम और इनका पूरा कॉन्सेप्ट वृत्त का हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग प्रश्नों पर आएंगे, ठीक है ना। वीडियो को आपको पूरा देखते रहना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, बेसिक जानते हैं वृत्त का। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये है हमारे पास एक वृत्त, है ना, वृत्त सर्कल। उदाहरण के तौर पर आप चूड़ी जो होता है, चूड़ी को आप वृत्त मान सकते हैं। चूड़ी भी एक वृत्त ही होता है यानी सर्कल होता है, या फिर पहिया हो गया, साइकिल का चक्का हो गया, वो भी एक हमारा वृत्त होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमको निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, वृत्त के सेंटर में, केंद्र में एक केंद्र बिंदु होता है जिसको केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, है ना। केंद्र से लेकर इस चारों ओर जो हमारा परिधि दिख रहा है, ये जो चारों ओर है बाउंड्री बना हुआ है, इसको अपन लोग कहते हैं यहाँ पर परिधि कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो चारों तरफ का बाउंड्री बना है ना, इसको अपन लोग कहते हैं परिधि यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु पर खींची गई एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, यानी रेडियस। और रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ से लेकर केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर लाइन खींचे या फिर उस दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं यानी रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि परिधि कितना होता है और क्या होता है, ठीक है। परिधि क्या है हमारा? सबसे पहले परिधि, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। परिधि जो होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से इस पॉइंट से अगर शुरू करें और एक पूरा चक्कर मार लें, तो जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे, जितनी लंबाई या जितनी दूरी हम कवर करेंगे एक चक्कर में, वही हमारा परिधि होता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाउंड्री की जितनी भी लंबाई है वही हमारा परिधि होता है। अब परिधि का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो क्या होता है? तो परिधि हम निकाल सकते हैं कैसे? 2 पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू तो आप जानते होंगे 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। तो परिधि हमारा होता है 2 पाई इंटू आर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है क्षेत्रफल की, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है? क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि ये बाउंड्री जितना जगह घेर रहा है ना, पूरा एक बाउंड्री बना दिए ऐसे सर्कुलर, और इसके अंदर का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी जगह है, ये वही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का वर्ग, ठीक है, इतना होता है। ये तो हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब यहीं पर एक चीज़ और समझिएगा, देखिएगा, अगर यहाँ से एक रेडियस और इधर हम खींच दें, है ना, इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक रेडियस और बना दें, तो भाई ये भी रेडियस है तो ये भी हमारा रेडियस होगा, है ना। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, यानी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या हमारा आर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल पूरा लंबाई है ना, टोटल पूरा ये पूरा ये हमारा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है दोस्तों? व्यास कहलाता है, ठीक ना। अब व्यास को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी मतलब डायमीटर, ठीक है, व्यास। और ये जो डी होता है, देख लीजिए, 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है, यानी 2 त्रिज्याओं की दूरी जो है वही हमारा व्यास है। यानी ये कितना हो जाएगा? त्रिज्या को 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 ठो आर मिलकर, 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बना हुआ है, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन में त्रिज्या ना देकर अगर व्यास देता है तो वहाँ से आप त्रिज्या डायरेक्टली निकाल लेंगे। व्यास का आधा अगर कर दें हम, यहीं से अगर देखें हम, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा D/2, यानी व्यास का आधा कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, और बड़े ध्यान से आगे का समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वृत्त त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ पर अगर त्रिज्य खंड की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से, है ना, देखते जाइएगा। देखिए एक त्रिज्या तो ये बना हुआ है हमारा, ठीक है। एक त्रिज्या अगर हम ऐसे और खींच दें और ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल है वो हम समथिंग ले रहे हैं थीटा, ठीक ना। तो ये होता है, ये एरिया जो हमारा कहलाया, ये इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, ये वाला, ठीक है। ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड जब भी देगा आपको, वहाँ पर आपको थीटा दे देगा, यानी त्रिज्यखंड द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो आपको दे देगा, ठीक ना। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर त्रिज्यखंड की बात करें, है ना, तो त्रिज्यखंड में आपसे ये पूछा जाता है कि जो त्रिज्यखंड द्वारा चाप बना है ना, त्रिज्यखंड द्वारा जो चाप बना है, चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट को अगर A मान लें, इस पॉइंट को अगर B मान लें, तो AB, है ना, चाप AB जो चाप होगा इसकी लंबाई कितनी होगी बताओ, है ना। ये चाप दर्शा रहा है आपको। तो चाप AB जो होता है ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री और इनटू इस पूरे का कितना है, इस पूरे का है 2πr, है ना। पूरा मतलब ये पूरा एक चक्कर कितना है, परिधि मतलब वही ना 2πr है। तो अगर थीटा के लिए देखें कि थीटा के लिए कितना होगा, तो थीटा बटा 360 इंटू पूरा यानी 2πr हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो जब भी चाप के लिए बोलेगा तो इस फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे। अब वहीं पर बात आता है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, क्षेत्रफल वो कितना होगा दोस्तों। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये कितना होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। है वो वैसा ही आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटा का 360 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे 2πr था, तो चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 360 डिग्री के लिए एक पूरा चक्कर के लिए πr² होता है। तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 और πr² हो जाएगा, यहाँ पर πr², ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वृत्त के बारे में अभी तक जो भी हमने बताया है इतनी सारी चीज़ें वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अर्धवृत्त के बारे में, ठीक है। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा भाग, ठीक ना, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का देखिएगा यहाँ पर बहुत आसान से पूछता है। यहाँ पर अर्धवृत्त का पहली बात तो परिमाप पूछता है ना, परिमाप का मतलब क्या हुआ। देखिए अर्धवृत्त कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम आपको यहीं पर बना के बताते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर हम इस वृत्त को आधे से काट दें, आधे से काट देने का मतलब क्या है, ऐसे एकदम सेंटर से जाते हुए काट दें, तो आधा ये हिस्सा हो गया, आधा ये हिस्सा हो गया, दो हिस्सों में बट गया ना। तो एक हिस्सा जो होगा वो अर्धवृत्त कहलाएगा, चाहे ऊपर का ले लीजिए चाहे नीचे का ले लीजिए, ये हमारा अर्धवृत्त कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा पहली बात तो आता है कि इसका परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप देखिए क्या क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है भाई। अर्धवृत्त हमारा इतना ही होगा, ये रेड से हम दिखा रहे हैं, और ये पूरा हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त का हिस्सा हुआ। तो अर्धवृत्त का बाउंड्री कितना है देख लीजिए, तो यहाँ से लेकर ये पूरा इतना है ना, तो ये कितना होगा भाई, टोटल 2πr होता है, आधे में बांट दिए तो कितना हो जाएगा, 2πr का आधा कर दीजिए कितना होगा, πr हो जाएगा। और अभी और रुकिए, बाउंड्री अभी बचा हुआ है भाई, अर्धवृत्त का बाउंड्री ये भी तो होगा, यानी 2r, एक r ये है एक r ये है, यानी दो त्रिज्या मिलाकर भी एक बाउंड्री बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं d, है ना, πr प्लस d मतलब डायमीटर यानी व्यास। तो परिमाप समझ गए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr प्लस 2r। फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर बार बार चित्र बनाना नहीं पड़े, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर बात आता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक ना। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा बताइए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा ध्यान से देखिए,
भाई टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ, टोटल हुआ पाई आर स्क्वायर, और इसको अगर आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और इसका बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वृत्त और अर्धवृत्त ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर और प्रश्नों को बड़े आराम से एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास। अब अर्धवृत्त दे दिया, तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, यहाँ पर व्यास दिया गया है, यानी 2r की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 14 दिया गया है। ठीक है, व्यास मतलब d, और d क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास कितना दिया है, 14 मीटर दिया है। तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, अच्छा अब परिमाप पूछ रहा है आपसे, है ना। तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू देखा जाए तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 14 का आधा यानी 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। अब अर्धवृत्तीय क्षेत्र का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लगाइए। अर्धवृत्त का परिमाप हमने अभी बताया है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r, यही तो होता है ना, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22/7, और इंटू आर का वैल्यू कितना है 7, और प्लस 2r का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर आपके पास दिया गया है 14। ठीक है, इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको इससे काट देंगे, 22 और 14 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 36, है ना। तो 36 मीटर आ जाएगा उस अर्धवृत्तीय क्षेत्र का परिमाप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे जब आप फॉर्मूले याद रखते हैं, है ना, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको आप दिमाग में भी ये सारे फॉर्मूले आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक ना, तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप सिर्फ इसको 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को बना सकते थे। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत शानदार सा प्रश्न ये दिया गया है। बोला है आपसे पहिए की त्रिज्या क्या होगी, है ना। पहिया कैसा होता है, हमारा सर्कुलर होता है, यानी वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर पहिया एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर अगर पूरा करेगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर अगर बढ़ गया, तो एक चक्कर बढ़ने का क्या अर्थ है, वो एक पूरा वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर जाएगा। भाई एक चक्कर जब चलेगा, एक चक्कर अगर पहिया चलता है तो वह अपने परिधि के बराबर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय किया, है ना। तो एक चक्कर में अगर परिधि हमारा क्या होता है, 2πr होता है ना। इसकी त्रिज्या, इस पहिए की त्रिज्या अगर हम r मान लें तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होता है। अब एक चक्कर में ये इतना लगा रहा है और उसने पूरा 5000 चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर में 2πr, तो 5000 चक्कर में कितना हो जाएगा, 2πr इंटू 5000 गुणा कर देंगे, और यही दूरी किसके बराबर है, 44 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 44 किलोमीटर है ना, 44 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको किलोमीटर को पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो पहले तो अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किस में, मीटर में, है ना, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। यानी यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। ठीक है, 5000 चक्कर पूरा कर रहा है तो 5000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वही दूरी आपको कितना दिया है, 44 किलोमीटर के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर इंटू ये है हमारे पास 5000। ठीक है, बराबर इधर क्या है, 44 गुणे 1000, है ना, गुणे 100 है। ठीक है, काट दिए, कैसे कैसे कटेगा देखिए, 22 दूना 44, इधर भी 44 कट गया। ठीक है, 3 0 से 3 0 ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 5 से
ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100 होता है। इधर सिर्फ बचा r और इस 7 को उधर ले जाइए तो गुणा हो जाएगा 20 के साथ, तो 7 दूना 14 यानी 140 सेंटीमीटर। तो पहिए की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोला है, एक कार के पहिए का व्यास कितना दिया है यहाँ पर, यानी 2r की वैल्यू हमारे पास दी गई है 56 सेंटीमीटर। एक कार के पहिए के व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। अब यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है वो कितने चक्कर लगेगा ये हमको बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमको त्रिज्या बतानी थी, ठीक है। तो देखिए, एक चक्कर में कितना घूमेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो परिधि कितना होता है, एक चक्कर में परिधि के बराबर यानी 2πr, है ना। मान लीजिए वो कितना घूम रहा है कि n बार घूम रहा है, n बार घूम रहा है, और n बार घूमने के दौरान वो कितना किलोमीटर चल गया, 88 किलोमीटर चल गया यहाँ पर, है ना। अब ये किलोमीटर में दिया है, तो चूंकि आपका यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पहले 1000 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदलेगा, फिर 100 का गुणा फिर से कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। हो गया आपका। n क्या है हमारा, ये बता रहा है कि कितनी बार घूमेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2r का वैल्यू तो हमको सीधा सीधा मिल गया, 2r का वैल्यू 56 है। पाई का वैल्यू बस रखना है यहाँ पर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 2r का वैल्यू है 56, सीधे रख दीजिए। इनटू है हमारे पास n बराबर, ये कितना हो जाएगा 88 गुणे 1000 और गुणे यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ठीक है। आगे देखिए, काटिए इसको, 22 से इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 4 बार में। 22 चौक 88 होता है ना। 7 से ये कट जाएगा, 7 8 56, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 से ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया। 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, है ना। तो इधर सिर्फ बचा n और इधर क्या बचा 50 गुणे 1000, यानी कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 50,000 हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर दूरी तय करने में जो कार का पहिया है वो 50,000 बार घूम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल तो है जनरल सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। यदि वृत्त की परिधि कितनी है, πd है ना, πd ही होता है, जैसे 2πr होता है, वृत्त की परिधि कितनी है 2πr, और 2r का वैल्यू d होता है ना। तो ये सीधे सीधे कितना हो गया, πd हो गया, ठीक ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल जो होता है एरिया, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है πr², ठीक है। पाई का तो पाई ही रहेगा, r का मतलब क्या होता है भाई, 2r का वैल्यू यहाँ पर d होता है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। बस r की जगह पर रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, r के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, d/2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। देख लीजिए कितना आ गया, ये हो गया πd² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी πd²/4, πd²/4, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें किसके टर्म्स में, यहाँ पर व्यास के टर्म्स में, है ना, यानी डायमीटर के टर्म में बात करें तो πd²/4 होता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ें आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याओं, है ना, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब ये बड़ा मस्त सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो रेडियस का अनुपात है ना, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है, 3:4 का अनुपात दिया है ना। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 R2 कह लीजिए, वो कितना दिया है, 3:4 दिया है। तो एरिया का अनुपात पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात, है ना।
तो देखिए कैसे निकालेंगे एरिया का अनुपात। अब एक बात बताइए, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पहले वाले का कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, आर मतलब हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। अनुपात इधर देखिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई और त्रिज्या कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 16 हो जाता है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटे, तो बटे मतलब पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या? 9 और अनुपात 16, ठीक है। तो जो एरिया का अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा? 9 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसको इतना झंझट करने का ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्टली ध्यान में रखिएगा कि रेडियस के अनुपात अगर दिए गए हैं आपको, एरिया का अनुपात निकालना है तो सीधे स्क्वायर हो जाता है, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमारा एरिया का अनुपात निकल जाएगा। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, त्रिज्याओं का अनुपात दे के परिधि का अनुपात पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा परिधि का अनुपात नहीं बदलता है कभी भी, ठीक है। और व्यास का अनुपात भी नहीं बदलता है। रेडियस का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात तीनों एक ही जैसा होता है, ठीक ना। यहीं पर आपसे अगर पूछता कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो इसके परिधि का अनुपात क्या होगा? तो परिधि का अनुपात रेडियस के अनुपात के बराबर ही होता है, यानी यही हो जाता है उस टाइम पे, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा, तो आपको आसानी होगी कोई भी प्रश्न करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पर 60 डिग्री के एक वृत्त त्रिज्य खंड के चाप का मान कितना होगा यदि उस वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पर त्रिज्य खंड की। तो त्रिज्य खंड में जो थीटा दिया है, यानी त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बना गया कोण, वो कितना दिया गया है? यहाँ पर थीटा हमको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो रेडियस दे दी गई है वो आपको दी गई है 42 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि चाप का मान कितना होगा, त्रिज्य खंड द्वारा बनाया गया चाप कितना होगा। तो चाप हमने बताया था, चाप है ना, चाप का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, बस वैल्यू रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। थीटा कितना है? थीटा है हमारा यहाँ पर 60 डिग्री, बटे में कितना है? 360 है, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर कितना है? 42 दिया गया है। बस सभी को काट दीजिए यहाँ पर, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 6 छक्के 36, यानी 6 बार में कट जाएगा। और 6 सत्ते 42, 7 से 7, 2 और 22 बचा यहाँ पर, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44, है ना। यानी यहाँ पर चाप का जो मान होगा वो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है, और आप कैसे उसको बहुत कम समय में बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपका जो टाइम है वो मेंटेन तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक आध दो सवाल और हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के 2/9 है ना। ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई जो है वृत्त की परिधि का कितना है? 2/9 भाग है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण क्या होगा? मान लेते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा का कोण बन रहा है, ठीक ना। तो चाप की लंबाई कितना होता है बताइए? जब थीटा कोण अंतरित हो रहा हो तो चाप की लंबाई कितनी होती है? चाप है ना, कितना होता है? थीटा बटा 360 और इंटू 2 पाई आर, यही तो होता है हमारा चाप। और ये जो चाप की लंबाई है वो किसके बराबर है? वो है हमारा वृत्त की परिधि का 2/9 भाग, है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो वृत्त की परिधि हो जाती है 2 पाई आर, है ना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और इसका 2/9 भाग, की 2/9 भाग, तो की मतलब गुणा, तो 2/9 भाग, है ना। ये हो गया। बस यहाँ से आप थीटा आसानी से निकाल पाएंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, बस आपका यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 2/9 और ये 360 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 360।
9 चौक 36 है ना, 40 डिग्री आ गया, 40 आ गया, और 40 का गुणा 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 80 डिग्री। यानी यहाँ पर जो चाप द्वारा कोण बनाया जाएगा केंद्र पर वो कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, ये तो बहुत आसान था, मस्त सवाल था लेकिन आसान था, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हमने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे के वीडियोस में हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।